हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुजाता परिहार और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। और अब शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2। हमारा 8th टॉपिक है नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इससे पहले के टॉपिक हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए हैं। अब आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या नेचर होता है। सबसे पहले देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर गाइडलाइंस प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क सो दैट क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जैसे P&L अकाउंट हो गया, हमारी बैलेंस शीट हो गई, तो उसके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। The objective of setting accounting standard is to bring unfortunately in accounting practices and to ensure transparency, consistency and comparability। जो भी हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए और कंपेरेबल होने चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रख के हमने हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया गया है। Accounting standards are prepared keeping in view the business environment and law of the country। Accounting standard जो बनाए हैं वो किसी भी कंट्री का, हर कंट्री का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होता है, लॉ अलग होता है। मोस्टली सबके सेम ही होते हैं, मतलब जो अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स बनती है मोस्टली सबकी सेम ही बनती है, बट कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनके एनवायरनमेंट अलग होता है और लॉज अलग होते हैं। तो इट देयरफॉर नेचुरली मींस दैट द गाइडलाइंस चेंज विद चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉज। तो अकाउंट्स की जो गाइडलाइंस है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो गाइडलाइंस है, वो उस बिजनेस एनवायरनमेंट और उस लॉ के हिसाब से चेंज होंगी। जो भी जिस कंट्री का जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट है और लॉ है, उस हिसाब से वो चेंज हो सकती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपलसरी होते हैं, आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं। Accounting standards have also been made flexible in the sense that where alternative accounting practices are acceptable, an enterprise may adopt any of the practice with a suitable disclosure। Accounting standard जो होते हैं वो flexible होते हैं, जिसको जो सी भी accounting practice accept करनी है वो choose कर सकता है। जितने भी हमारे accounting principles हैं उस हिसाब से उनको जो भी select करना है वो कर सकते हैं। बहुत सारे alternative accounting practices हमारे पास होती हैं, आपको जो adopt करना है आप कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी होती है। 9 टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब पहले भी बताया था कि रूल्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, कि आपको एक पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जब भी आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स prescribe the accounting rules and procedure for recognition, measurement, treatment, presentation कैसे करनी है and disclosure of accounting transaction in financial statement। सीधी सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी कैसे है वो बताता है हमें। They are prescribed to be followed in preparing and presenting the financial statement so that the financial statement are based on common rules and principles for better understanding by the users। क्यों हम रूल्स फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, ताकि जब भी कोई उसको पढ़ने लगे, उसको समझने लगे, तो उसके लिए इजी रहे। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्या क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। 10th पॉइंट, minimize the diverse accounting policies and practices with the aim to eliminate them to extent possible। देखो, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, बहुत ज्यादा हैं, डाइवर्स हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा थोड़ा कम किया गया कि सब कुछ मत फॉलो करो, बट कुछ जो कंपलसरी चीजें आपको वो फॉलो करनी है। प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, हमें समझ में आता है कि हमने एटलीस्ट किया क्या है। अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड एंड अप्लाइड। जो भी हमने पॉलिसी अडॉप्ट करी है और हमने हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्लाई करी है, वो हमको समझ में आ जाती है कि हमने कौन कौन सी पॉलिसीज, कौन कौन सी रूल्स हमने अप्लाई करे जब भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी बनाई है। फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर एंटिटीज। जब आपने 2 साल का डाटा बनाया है सेम रूल फॉलो करके, तो आप उसको बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हो कि इसका ज्यादा अच्छा था कि इसका ज्यादा अच्छा था, तो कंपैरिजन करने के लिए इजी रहता है। इनहेंसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है हमारी। यूटिलिटी क्या क्या है हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। Accounting standards provide the norms on the basis of which financial statement should be prepared। कि हमें
जनरल गाइडलाइंस मिल जाती है कि हमें कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर मीनिंगफुल एंड कंपेरेबल। जो इतनी सारी पॉलिसीज है उनको सबको हटा देती है और हमारे लिए इजी कर देती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और इसको कंपेयर करना लास्ट ईयर से या नेक्स्ट ईयर से हमें अगर कंपेयर करना तो वो भी हमारे लिए इजी हो जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने बनाए हैं उनको जो स्टडी करेंगे उनके लिए इजी रहता है उसको स्टडी करना और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ कि वो उसको सही से स्टडी कर सकते हैं। Accounting standard help auditor in auditing the accounts. They help accountant to follow uniform practices and policies. जब भी ऑडिट होता है हमारे अकाउंट्स का, जब उसकी चेकिंग होती है पूरी तरीके से, तो वो इजी रहती है ऑडिटर्स के लिए, इजी रहता है करना, क्योंकि अगर आपने पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, प्रॉपर रूल्स पॉलिसीज जो भी है वो फॉलो की हैं, तो उनके लिए इजी रहता है उसको स्टडी करना। लिमिटेशन क्या क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं ना वो मैन मेड होते हैं, इसलिए वो वेरिफिकेशन टेस्ट से पास नहीं होते। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही ही होंगे, क्योंकि वो मैन मेड होते हैं। हमने हमारे एक्सपीरियंस से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है कि इसका बेस्ट पॉसिबल तरीका ये हो सकता है करने का, तो एक्सपीरियंस से बनाए गए, वो मैन मेड है, तो उसका कोई वेरिफिकेशन टेस्ट नहीं हुआ, इसलिए वो हमेशा सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉज ऑफ द कंट्री। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो हर कंट्री के अपने बिजनेस एनवायरनमेंट और लॉ पे डिपेंड करते हैं, तो वो फिर चेंज भी होते रहते हैं। अगर वो चेंज होंगे तो ये लिमिटेशन है कि फिर वो दूसरी कंट्री से मैच नहीं कर पाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी उनको कंपेयर करने के लिए, तो ये दो इसकी लिमिटेशंस है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 13 पॉइंट IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसके अलग से कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। IFRS आर अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। किसने डेवलप किया इसको? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। The standard issued by IASB are based on sound and clearly stated principles. जो ये स्टैंडर्ड सेटअप करते हैं वो पूरे साउंड और क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल्स पे होते हैं, तो इसलिए IFRS आर रेफर टू एज प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसको हम प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल प्रिंसिपल्स पे ही बने होते हैं। This contrasts with set of standards like Indian accounting standards which contain significantly more application guidance. जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसमें ज्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। These standards are often referred to as rule based accounting standard, और इसको हम rule based accounting standards बोलते हैं। लेकिन जो IFRS होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होता है, उसको हम प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं क्योंकि वो ज्यादातर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। लेकिन जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो गाइडलाइंस पे बेस्ड होते हैं, इसलिए हम उसको रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं क्योंकि उसमें रूल्स को फॉलो किया जाता है, प्रिंसिपल्स को नहीं, रूल्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है। अजम्पशन क्या क्या है IFRS की? सबसे पहले एक्रूअल अजम्पशन है कि जो भी द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन एक्रूअल बेसिस पे होंगी, यानी कि जिस टाइम पे वो बोली गई है उसी टाइम होंगी, ना कि जब ट्रांजैक्शन की सेटलमेंट हुई है तब, पहले ही हो जाएंगी, जब वो अकर हुई है तभी हो जाएंगी, सेटलमेंट का वेट नहीं करेंगे हम, जो कि हमारा पहले भी हमने पढ़ा था ये। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। इसमें क्या होता है कि जो लाइफ होती है किसी भी बिजनेस की वो इनफाइनाइट होती है, कि वो हमेशा उसका ऑपरेशन चलता ही रहेगा फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड तक। मेजरिंग यूनिट अजम्पशन कि जो भी कैपिटल को हम उसमें वैल्यू करेंगे वो हम करंट के हिसाब से करेंगे, मतलब कि जो भी हम असेट लिखेंगे वो फेयर वैल्यू पे लिखेंगे, करंट प्राइस क्या है उसका वो लिखेंगे हम उसमें। कांस्टेंट परचेजिंग पावर, कैपिटल को हम हर साल एंड में शो करेंगे फाइनेंशियल ईयर के, हमारी कैपिटल एट एंड कितनी है और बिगनिंग में कितनी थी वो हम फाइनेंशियल ईयर जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे एट एंड में तो वहां हम उसको शो करेंगे। नेक्स्ट 14 पॉइंट और लास्ट पॉइंट आता है इस चैप्टर का, वो है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का सेट होता है
जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आया है। और इसके अंदर में इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है IFRS वो भी कवर होता है पूरा का पूरा, जो कि हमने अभी पढ़ा था IFRS जो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। इसकी अजम्पशन क्या है, इसके दो अजम्पशन है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, जिसमें कि जो लाइफ होती है बिजनेस की वो इनफाइनाइट होती है, जो कि सेम थी IFRS की कि हमारा जो बिजनेस है वो इंडेफिनिट पीरियड तक वर्क करेगा ही करेगा, कंटिन्यू करेगा ही करेगा। नेक्स्ट आती है एक्रूअल अजम्पशन, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं हम कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी वो जिस टाइम बोली गई है उसी टाइम रिकॉर्ड की जाएगी, ना कि उसकी सेटलमेंट का हम वेट करेंगे। कि जब आपने घर खरीदा, जब आपने बोल दिया कि आपने घर खरीदा तो आप उसी टाइम उसकी एंट्री कर दोगे। आप उस पैसे भले ही आपने पैसे दिए हैं या नहीं दिए, और जिसको आपको पैसे देने वो भी एंट्री कर देगा भले ही उसको पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं। ठीक है, जिस टाइम बोल दिया जाए उसी टाइम वो काम हो गया है और उसी टाइम उसकी एंट्री होगी, सेटलमेंट का वेट नहीं किया जाता। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। तो ये चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।